एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो भाई इस सीरीज में क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आपको मैं बता दूं, ये जो क्लासेस अभी 2-3 दिन का गैप हो गया क्योंकि ऑफ था संडे एंड देन आपका क्या कहते हैं उससे पहले है ना क्लासेस आपके मिस हो गई। तो इससे लास्ट क्लास मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था एरिक एरिक्सन की थ्योरी, जहां पर मैंने आपको सोशलाइजेशन में उसको कवर कराया था। तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए अगर आपको पूरी क्लास पसंद आती है। वन मोर थिंग कि अगर आप लोग सीटेट या अपने किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू आप लोग परचेज कर सकते हैं एक बुक्स जो भी आपको चाहिए है, नीडेड है सीटेट के लिए। वहां पर आपको CDP के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए और मॉक टेस्ट के लिए, इसके अलावा मास्टर बुक जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट होंगे, तो वो सब आपको मिल जाती हैं। दिशा पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो सबसे बेस्ट बुक है क्योंकि आपको वो सही डायरेक्शन में तैयारी करवाती हैं। तो भाई आप लोग इन बुक्स को परचेज कर लीजिए क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लगातार डिपेंड नहीं रह सकते हैं ऑनलाइन के ऊपर, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी हो जाती है। और हम जब पढ़ रहे होते हैं तो एक नोट्स या कोई बुक हमारे पास में होती तो हमारे जो डाउट है वो तुरंत रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे तो टीचर नहीं रह सकता है आपके साथ में। तो इसलिए बुक आपके पास में होनी ज़रूरी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग उसको अमेजोन पे सर्च करके आप पा सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की। बाकी भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ, ऑलमोस्ट आप सर्च कीजिएगा सब मिल जाएगा। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको परचेज कर लीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप लोग क्लासेस को शेयर ज़रूर कर दिया करिए और इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी पूरी तैयारी कवर कर सकें अच्छी तरह से। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग इस क्लास को। वेट अ मिनट। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका नाम है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कुछ लंबे समय तक अपने ही बच्चों के ऊपर पूरा अध्ययन किया था। जीन पियाजे ज्ञान के निर्माण की बात कर, चूंकि इनका सिद्धांत ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ये नॉलेज की कंस्ट्रक्शन यानी कि ज्ञान के निर्माण के बारे में बात करते हैं। और ज्ञान के निर्माण के बारे में बात करते हैं इसलिए जो जीन पियाजे हैं वो आ जाते हैं आपके संरचनावादी ढांचे में, कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में आपके ये आ जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ओके, और कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होती है, वो सक्रिय होती है, एक्टिव होकर के बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ओके, तो यहाँ पर आई गेस कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरी को डिटेल में समझते हैं। आइए, तो भाई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे ने आपको दी है। देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 स्टेजेस दी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 स्टेजेस दी हैं, इसलिए हम इनके सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। मैं इससे पहले आपको बता दूं, ये स्विस मनोवैज्ञानिक है क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। लिख देती हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मे बी कभी आपसे इनफैक्ट ये पूछ दिया जाए। ओके, तो भाई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आपको दिया, चूंकि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, मतलब बच्चे के बौद्धिक विकास को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ओके, तो इसलिए इनके सिद्धांत को हम अलग अलग और नामों से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं विकासी अवस्था सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंटल थ्योरी, या हम इसे स्टेज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो जब हम इन नामों से जानते हैं, अब कुछ और चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसे हम स्टेज थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये जो स्टेजेस हैं वो एक क्रम में चलती हैं, एक सीक्वेंस में चलेंगी।
और ये फिक्स है, किसी भी एक स्टेज को छोड़ करके दूसरी स्टेज पे व्यक्ति नहीं जा सकता है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, इवन यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते हैं, तो वो ताकि आपका गलत ना हो जाए, इसलिए मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दे रही हूँ। ओके, आ जाइए, एक सेकेंड। और हाँ, कहीं पर किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट होता है, देन आप मुझे रोक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आप सॉरी, रोक करके नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, आंसर मैं आपको डेफिनेटली कर दूंगी, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपकी कवर हो सके। चलिए, तो भाई ये चीज़ें मैंने डिस्कस करी आपके साथ में। अब आप ध्यान दीजिएगा कि भाई इनकी बुक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड और लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, ये इनकी पुस्तक के नाम है। ओके, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है वो देखते हैं। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, ऐसा कहते हैं आपके कौन? जीन पियाजे कहते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछ लिया जाता है। चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट एंड क्रिएट्स हिज नॉलेज बाय हिमसेल्फ। ओके, मीन्स बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण अपने आसपास के लोगों के साथ में करता है, ठीक है, उसके आसपास जो भी लोग होंगे उनके साथ में वो एक्टिव होकर के ज्ञान का निर्माण करता है। आसपास के लोग मतलब समाज नहीं, आसपास जो उसे अनुभव मिलते हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने समाज वगैरह को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ऐसे कहते हैं आपके जीन पियाजे। मुझे नहीं लगता कि इस स्लाइड में कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि एक तरीका क्या होता है संज्ञानात्मक विकास का। संज्ञानात्मक विकास का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले जो संज्ञानात्मक विकास आपका होता है वो दो तरह से होता है। एक तो आपका संगठन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। संगठन में ये चीज होती है कि जितनी भी हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, चाहे वो तर्क हो, स्मृति हो, बुद्धि हो हमारी, है ना, ये सब एक साथ मिलकर के काम करती हैं, अलग अलग काम नहीं करती हैं। तो ये है आपका संगठन। लिख देती हूं मैं, व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है। इस टाइम जैसे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, तो आपका जो दिमाग है, दिमाग की जितनी भी एबिलिटीज है, चाहे वो याद करना हो, चाहे वो समझना हो, चाहे वो लॉजिक लगाना हो, तो ये सब एक साथ मिलकर के काम करती हैं, ऑर्गेनाइज होकर के काम करती हैं। इसी चीज को कहते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा जो आपका पॉइंट है, दूसरा एक तरीका है, इसको देखिए, इसे हम कहते हैं अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। अडेप्टेशन देखिए, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के साथ में समायोजन करता है, उन चीजों को वो अडेप्ट करने की, अपने में ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो मैं लिख देती हूँ, व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करता है, ओके, चीजों को धारण करने की कोशिश करता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। अब ये जो अडेप्टेशन आपका है, ये जो अनुकूलन आपका है, तो इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक है समावेशन या आत्मसातीकरण, जिसे एसिमिलेशन इंग्लिश में हम कहते हैं। दूसरा है समायोजन या समंजन, या इंग्लिश में जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। ये अनुकूलन के ही दो प्रकार हैं, पूछ दिया जाता है, ठीक है। पहला है समावेशन या आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन या समंजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इससे क्वेश्चंस आपके खूब पूछे जाते हैं, सीटेट में आपको खूब देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मिलेगा वहां पर देखने को। चलिए, तो भाई समावेशन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। पूर्व जानकारी में नई जानकारी को हूबहू
जोड़ते रहना, ठीक है। तो इसे कहते हैं समावेशन या आत्मसातीकरण। मतलब कि बिना संशोधन किए, बिना किसी तरह के चेंजेस लाए, बिना संशोधन किए, ठीक है। जैसे कोई जानकारी हमको मिली उसी तरह से हमने उस चीज को क्या किया, एसिमिलेट किया, धारण कर लिया। ओके, मान लीजिए किसी एक आसमान में पतंग उड़ रही थी, पतंग उड़ रही थी, तो भाई बच्चे ने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो पापा ने कहा पतंग। अगले दिन बच्चे में आसमान में चिड़िया उड़ती हुई देखी, तो चिड़िया को भी वो पतंग कह दे रहा है। तो ये क्या हुआ, इसने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि आसमान में हर उड़ने वाली चीज क्या होती, पतंग होती है। तो इसने किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया। तो इसी चीज को कहते हैं समावेशन या आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। अब जो दूसरा प्रकार है इसे हम कहते हैं समायोजन या समंजन या एकोमोडेशन। तो इसको मैं लिख देती हूँ, फिर आपको समझा देती हूँ। पूर्व जानकारी में नई जानकारी के आधार पर संशोधन करना, ठीक है। मतलब बदलाव करना, चेंजेस करना, मॉडिफाई करना। तो इस चीज को कहते हैं समायोजन या समंजन। जैसे कि अब बच्चे को पापा ने कहा, नहीं बेटा वो कागज की वो पतंग उड़ रही थी, और ये जिसके दो पंख हैं ये आसमान में चिड़िया उड़ रही है। तो अब बच्चे ने अलग कॉन्सेप्ट बताया कि वो कागज वाली जो होती, लाल गुलाबी हरी पीली, वो पतंग होती है, और ये जो दो पंखों वाली उड़ रही है वो चिड़िया होती है। तो इसने क्या किया, पुरानी जानकारी में नई जानकारी के आधार पर संशोधन या बदलाव कर लिया। इसी चीज को कहते हैं समायोजन या समंजन। अब एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं साम्य धारण। ये एक अलग टर्म है, ठीक है, साम्य धारण। तो साम्य धारण में क्या होता है, साम्य धारण भाई समावेशन और समायोजन के बीच में संतुलन बनाने का काम करता है। लिख देती हूं मैं, समावेशन एवं समायोजन के मध्य संतुलन, ठीक है। किसी भी जानकारी के बीच में किसी भी तरह का क्लैश नहीं पैदा होने देती, किसी भी तरह का अंतर विरोध नहीं पैदा होने देती है। ये काम है साम्य धारण का, संतुलन बनाना और बैलेंस बनाना, ठीक है। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सीटेट में। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की, आप दिशा पब्लिकेशन की बुक को परचेज कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर की, वहां से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस लेवल के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो वो सब चीजें आपकी समझ में आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो वहां पर किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आइए, तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वस्तु स्थायित्व के बारे में, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में। तो इसमें होता क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। आइए, वस्तु स्थायित्व मैं पहले लिख देती हूं, किसी वस्तु के आंखों से ओझल हो जाने के बाद भी बच्चे के मन पर उस वस्तु का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। शुरुआत के 3 या 4 महीने में ये चीज नहीं होती है बच्चों में। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण शुरू के 3-4 महीने में नहीं होता है। कब आता है वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि आप किसी बच्चे के साथ में खेल रहे हो, तो आपने है ना कुछ किसी की चीज के साथ में बच्चा खेल रहा है, आपने वो चीज लेकर के छुपा दी, अब बच्चा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर वो चीज
मौजूद है, बस उस चीज को सामने से हटा दिया गया है। तो किसी वस्तु की आंखों से ओझल यानी कि गायब या हट जाने के बाद भी बच्चे के मन या मस्तिष्क पर उस चीज का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बना रहता है, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा है इगोसेंट्रिक बिहेवियर, आत्म केंद्रित व्यवहार, मतलब स्वयं में सीमित रहना, ज्यादा दूसरों से इन्वॉल्व ना होना। बच्चों का ये बिहेवियर आपको देखने को मिलता है 2 से 7 साल की एज में। ओके, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने खिलौनों के साथ में खेलना, ज्यादा दूसरों के साथ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये है इगोसेंट्रिक बिहेवियर। अगला है जीववाद यानी कि एनिमिज्म। इसको समझिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि छोटी बच्ची अपनी डॉल को खाना खिला रही है ना। तो लिख देती हूं मैं, निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझना, नॉन लिविंग को लिविंग समझना, निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझना। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं हम क्या, एनिमिज्म कहते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो गुड्डा गुड़िया के साथ में खेलते हैं और साथ में उनको फिर खाना पीना भी खिला रहे होते हैं, गिर जाता है तो उसको है ना चोट लग गई है ऐसे बोलते हैं, शादी वादी करा रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई कहे कि मम्मी आज सूरज उदास है ना। तो ये सब चीजें क्या है, नॉन लिविंग को हम लिविंग समझ रहे हैं। या पेड़ साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा बच्चों को लगता है, जब नहीं बस के साथ बस में बैठ के जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो लगता है पेड़ साथ साथ चलते हैं। तो ये निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझते हैं, तो इसे कहते हैं जीववाद यानी कि एनिमिज्म। ठीक है, आइए तो अगला जो आपका पॉइंट है, इसे हम कहते हैं अविलोम्यता या अपलटावीपन, इंग्लिश में इरिवर्सिबिलिटी। मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने के बाद, आगे निकल जाने के बाद बच्चा शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं हम क्या, इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं इसी चीज को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को कहें कि बेटा 2 गुणा 3 कर दो, तो वो उसने टेबल पढ़ा है तो वो 6 कर देगा। लेकिन उससे अगर हम कह दें कि 3 गुणा 2 कर दो, तो वो कहेगा मैंने टेबल नहीं पढ़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो स्कूल तो चले जाते हैं लेकिन स्कूल से बाहर स्कूल से वापस घर आने का रास्ता उनको नहीं पता है। छोटे बच्चे गेट तो बंद कर लेंगे लेकिन वापस उस गेट को खोल नहीं पाते हैं, है ना। तो शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने के बाद बच्चा शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं लौट पाता है, इसी चीज को कहते हैं हम अविलोम्यता या अपलटावीपन। और यदि वापस लौट आए, यदि उसकी थिंकिंग वापस लौटने वाली हो जाए, यदि वापस लौट आए, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, तो इस चीज को कहते हैं विलोम्यता। मीन्स रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे में आ गया, विलोम्यता या पलटावीपन का गुण, पलटावीपन। ठीक है, तो ये गुण बच्चों में इसका मतलब आ गया है। ठीक है, आइए अब हम कुछ और शब्दों को डिस्कस करते हैं। परावर्तित क्रिया, रिफ्लेक्ट एक्शंस, इसको समझिएगा। परावर्तित क्रियाएं जन्मजात व्यवहार होता है बच्चों का, जन्मजात व्यवहार, है ना। जैसे कि हंसना, कोई सिखाता नहीं है बच्चों को, बच्चों का रोना, खिलखिलाना, है ना, रिस्पॉन्स करना कोई नहीं सिखाता है, लेकिन ये वो रिफ्लेक्ट एक्शंस, चूसना, ओके, तो ये रिफ्लेक्ट एक्शंस आपके होते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, जो कि जन्मजात होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है स्कीमा। अब जिस तरह से अभी आप पढ़ रहे हैं और नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो आप, ठीक है, आप एक नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो भाई यही जो आपका इकट्ठा करना या जो आपका ज्ञान का संगठित भंडार है,
इसी चीज को हम कहते हैं क्या, इसी चीज को हम कहते हैं भाई स्कीमा। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नहीं भूलेंगे। मैं लिख देती हूँ, पैकेट ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको इंग्लिश में, ज्ञान का संगठित भंडार। ठीक है, पैकेट ऑफ नॉलेज, जैसे कि आपने कई सारी चीजों को याद करके रखा हुआ होगा अपने दिमाग में। ओके, तो इस चीज को कहते हैं स्कीमा, ज्ञान का संगठित भंडार। अब इसी ज्ञान को सही ढंग से उपयोग करना, ठीक है, इसी एकत्रित ज्ञान को सही ढंग से उपयोग में लाना, लिख देती हूं, सही ढंग से उपयोग में लाना। किसका, यही जो नॉलेज हमने इकट्ठा किया हुआ है उसको। ओके, तो इस चीज को हम कहते हैं स्कीम्स। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो, एक मेमोरी हमारे पास में होता है, मेमोरी कार्ड फोन में, उसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं, फोटोज हैं, गाने वगैरह हैं, सब कुछ है। ठीक है, अब मान लो किसी का बर्थडे आया तो हमने उस फोटो को निकाल करके स्टेटस पे लगा दिया, माने हमने यूज कर लिया उस चीज को। या जैसे कि मान लीजिए किसी गाने को सुनने का मन हुआ तो इस मेमोरी में से हमने उसको प्ले कर दिया। तो वही तरह वही मेमोरी वाला काम है आपका स्कीमा का, ज्ञान का संगठित भंडार। और स्कीम का वही काम है कि सही ढंग से किसी चीज को यूज में लेकर के आना। ठीक है, इसे हम स्कीम कह देते हैं। आइए, कुछ और भी पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, संरक्षण का अभाव, या जैसे हम केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। भाई देखिए आकर के यहाँ पर बच्चे को द्रव्यमान, भार, आकार की समझ नहीं होती है। ठीक है, समझ नहीं होना, इसे कहते हैं संरक्षण का अभाव। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के सामने दो सेम मास के, दो सेम साइज के ग्लास रखे हैं, लेकिन क्या किया गया, एक ग्लास का पानी इस लंबे बर्तन में डाल दिया गया। अब बच्चे से पूछा गया कि भाई किस ग्लास में पानी ज्यादा है, तो जबकि सेम पानी था दोनों में, बस इसे लंबे ग्लास में डाल दिया, तो बच्चा कहेगा इस लंबे ग्लास में ज्यादा है ना। तो उसको अभी नहीं समझ में आ रहा है शेप, मतलब वेट, है ना, मास वगैरह नहीं समझ पा रहा है बच्चा। तो इसी चीज को कहते हैं संरक्षण का अभाव। लेकिन यदि आने शुरू हो जाए, यदि समझ में आ जाए, यदि समझ बन जाए इस चीज की, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे संरक्षण। ठीक है, कि बच्चे में संरक्षण का गुण है या विकेंद्रीकरण का गुण बच्चे में है, तो इसी चीज को कहेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहां से सवाल। ठीक, आइए चलिए, अगला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे सामने कुछ वस्तुएं पड़ी हैं, कुछ चीजें पड़ी हैं, कुछ गैसेस हैं, कुछ गैसेस के नाम लिखे हैं, कुछ द्रव के नाम लिखे हुए हैं, कुछ सॉलिड चीजें हमारे पास में हैं। तो अब टीचर ने कहा कि भाई इनको ठोस, द्रव और गैस में आप अलग अलग करिए, वर्गीकृत करिए। तो इनके गुणों के आधार पर क्या हुआ कि इनको अलग अलग करके वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कहलाता है, हम उनके गुणों के आधार पर चीजों को क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं उन चीजों को, कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। ओके, तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। अगला है सीरिएशन, यानी कि श्रेणीकरण, किसी भी चीज को एक क्रम में लगाना, किसी भी चीज को क्रम में लगाना। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सीरिएशन। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो एक सीक्वेंस में किसी चीज को लगाना जब बच्चे को आ जाता है, दिस इज कॉल्ड श्रेणीकरण, यानी कि सीरिएशन। ओके, आइए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझेंगे। इससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है। जीन पियाजे की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जाम के लिए। ओके, हाँ, बाकी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की। आप अमेजोन के थ्रू जा करके उनको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, मास्टर बुक,
आप सब अवेलेबल हैं सीटेट के लिए, आप इनको परचेज करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो भाई जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास सिद्धांत की 4 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी है वो 4 स्टेजेस? पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 साल तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल तक। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 ईयर्स तक। देखिए आकर के ये आपकी स्टेजेस हैं, ये जन्म से 2 साल, इसमें कुछ गुण होंगे, फिर और गुण आएंगे दूसरी स्टेज में 2 से 7 साल वाली में, फिर और गुण बच्चे में आएंगे तीसरी स्टेज में 7 से 11 वर्ष वाले में, फिर और गुण आपके आएंगे बच्चे में किसमें 11 प्लस वाली में। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीटेट में, प्रीवियस ईयर पेपर में, आई गेस 2014 में ये पूछा गया यहाँ से सवाल, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आरेख बनता है। तो ये है आपकी 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, पूछ दी जाती है। तो आपका जन्म वर्ष साल पूछ देगा, कितने साल के कितने बच्चे आते हैं, तीसरी स्टेज कौन सी है, चौथी स्टेज कौन सी है। तो ऐसे कुछ आपको सवाल देखने को इसमें मिल सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे किस चीज को, आगे हम देखेंगे यहाँ पर हर एक स्टेज में कौन कौन से गुण जन्म लेते हैं, तो उन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 साल के बारे में। लिख देती हूं मैं, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। इस अवस्था में बालक संवेदी अंगों एवं शारीरिक गतिविधियों के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। संवेदी अंग मतलब वही हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, आंख, नाक, कान, त्वचा, इनके द्वारा तो करता है। ये चीज हो गई आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 साल। इस स्टेज के बच्चे संवेदी अंगों एवं शारीरिक गतिविधियों के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब हम एक चीज देख लेंगे कि इस स्टेज में भाई कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, कौन कौन से गुण बच्चों में आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता किस स्टेज की है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई संवेदी पेशी अवस्था में, एक सेकेंड कलर चेंज कर दूं मैं पेन का। तो अनुकरण की प्रवृत्ति आप मतलब कि दूसरों की नकल करके बच्चा सीखता है, अनुकरण की प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, वही हंसना, रोना, चूसना, ये सब चीजें बच्चों में, रिफ्लेक्ट एक्शंस जो होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं बच्चों में इसी स्टेज में पाई जाती है। देखिए फर्स्ट जो संवेदी पेशी अवस्था है, इसकी 6 उप अवस्थाएं भी हैं, 6 सब स्टेजेस भी हैं इसकी। ओके, हाँ, प्रतिवर्ती क्रियाएं पाई जाती हैं इसी स्टेज में। आपको वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आपकी इस एज के एंड में देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस स्टेज में आ जाता है, तो आपको आंसर लगा देना है भाई, फर्स्ट स्टेज में आ जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, आपको फर्स्ट स्टेज में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो इसको भाई गलत नहीं करना है। अब अगर हम दूसरी स्टेज के बारे में बात करें, दूसरी स्टेज जिसे हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। तो इस अवस्था में बालक प्रतीक चिन्हों मतलब सिंबल वगैरह, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि उसने आलू देखा, आलू का एक चिप्स नहीं होता, आलू का चिप्स, उसको वो तितली बोल दे, है ना, तो वो साइन के माध्यम से चीजों को सीखना स्टार्ट कर देता है। तो प्रतीक चिन्हों एवं भाषा के माध्यम से
माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी। अब इस स्टेज में कौन कौन से गुण हैं उनको देखो। इस स्टेज की 2 उपावस्थाएं हैं, 2 सब स्टेजेस हैं इस स्टेज के। अब आपका काम ये रहेगा कि कौन कौन सी 2 सब स्टेजेस हैं। चलिए, तो इस स्टेज में आपको देखने को मिलता है संरक्षण का अभाव, है ना। बच्चे में भाई इस टाइम पे वो द्रव्यमान, मास, भार, इन सब चीजों को नहीं समझ पा रहा है। मीन्स केंद्रीकरण है बच्चे में, अभी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक वगैरह अभी नहीं लगा पाता है बहुत बहुत ज्यादा। इसी स्टेज में आपको देखने को मिलता है अविलोमीयता, इरिवर्सिबिलिटी। वो चीजों को आगे तो बढ़ जाएगा लेकिन फिर पीछे नहीं समझ पाएगा। अविलोम्यता, या जैसे हम अपलटावीपन कह देते हैं, अपलटावीपन। ठीक है, इसी स्टेज में आपको देखने को मिलता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, किसी भी लक्ष्य के प्रति काम करना, कोई भी चीज सामने उसके प्रति काम करना, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, खेल संबंधी व्यवहार भी आपको इसी स्टेज में देखने को मिल जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूछ लिया जाता है तो इम्पोर्टेंट है। इसी स्टेज में आपको बच्चे का इगोसेंट्रिक बिहेवियर भी देखने को मिलता है। आत्म केंद्रित व्यवहार भी आपको, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड, ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं, है ना। तो ये चीज भी आपको इसी स्टेज में देखने को मिलती है। इसके अलावा इसी स्टेज में जीववाद, निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझना, ऊपर इसीलिए इन सभी टर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। जीववाद यानी कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझना, ये जो चीज है ये भी बच्चों में इसी स्टेज में होती है। आपको बता दो, आत्म केंद्रित व्यवहार और जीववाद ये किसी तरह के कोई गुण नहीं है, ये इस स्टेज की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इससे ये दिखता है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं, लिमिटेड होती हुई दिखती है। इसलिए इसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा के नाम से जानते हैं। लिमिटेशन से प्रश्न इनसे पूछा गया है और गलत नहीं आपको करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड स्टेज। अच्छा, आप मुझे सेंसरी मोटर स्टेज की जो 6 सब स्टेज है वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। मैं इसकी 2 उपावस्थाओं को लिख देती हूँ, इसकी 2 सब स्टेज कौन सी हैं। ठीक है, तो एक है आपकी प्राक संप्रत्यात्मक, प्री कॉन्सेप्चुअल, प्राक संप्रत्यात्मक, और दूसरी है आपकी अंतरदर्शी अवधि। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अंतरदर्शी अवधि। ये 2 सब स्टेजेस हैं आपकी पूर्व संक्रियात्मक स्टेज की। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तीसरी जो आपकी स्टेज है जिसे हम जानते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से। आइए तो देख लेते हैं हम। 7 से 11 साल। ठीक है, तो इसमें क्या है उसको समझिए। यहाँ पर बच्चा वस्तु एवं घटनाओं को देखकर चिंतन करना शुरू कर देता है। वस्तु एवं घटनाओं को देखकर चिंतन करना मीन्स मूर्त चिंतन आ जाता है बच्चे में, शुरू करता है। ठीक है, तो इसी स्टेज में बच्चे में आ जाता है मूर्त चिंतन, जिसे हम कहते हैं वस्तु एवं घटनाओं को देखकर चिंतन करना। इस स्टेज में बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देता है, लॉजिक लगाना बच्चा स्टार्ट कर देता है थर्ड स्टेज में। ठीक है, चलिए तो अगला हम पॉइंट देखते हैं। तर्क लगाना आ जाएगा बच्चे में इसी स्टेज में। अविलोम्यता का गुण आपको दूसरी स्टेज में दिख रहा था। अब यहाँ पर बच्चा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, उसकी थिंकिंग रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे में आपको देखने को मिलता है विलोम्यता का गुण। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी और संरक्षण का अभाव आपको देखने को मिल रहा था सेकेंड स्टेज में। यहाँ पर बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाता है। ठीक है, या जैसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं। ओके, इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें, बच्चा चीजों में सिमिलरिटीज यानी कि समानता फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देता है इसी स्टेज में। बच्चा चीजों में अंतर करना शुरू कर देता है इसी स्टेज में। बच्चा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना शुरू कर देता है इसी स्टेज में।
बच्चा श्रेणीकरण सीक्वेंस में लगाना स्टार्ट कर देता है इसी स्टेज में। बच्चे में अभिसारी चिंतन इसी स्टेज में होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक ही पैटर्न पे सोचना। बच्चे में कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कार्यकरण, कोई काम हो रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। एग्जाम्पल, साइकिल तेज चलाओ जल्दी पहुंच जाएंगे, पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, है ना। धूप में कपड़े सूख जाते हैं, तो जो प्रभाव पड़ रहा है उस काम का, मैं लिख देती हूँ, धूप में कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, पूछा गया है, थर्ड स्टेज में आ जाता है। ठीक है, आगमनात्मक तर्कना इसी स्टेज में आती है, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्कना। ठीक है, तो ये सब गुण आपको देखने को मिल जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फोर्थ स्टेज है 11 से 15 इयर्स। यहाँ पर बच्चा बिना वस्तु को देखे चिंतन करना शुरू कर देता है, तर्क लगाना शुरू कर देता है। मीन्स अमूर्त चिंतन का जो गुण है वो बच्चे में आ जाता है इसी स्टेज में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बिना वस्तु एवं घटना को देखे चिंतन करना आ जाता है, अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो भाई इसी स्टेज में बच्चा काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, अपने ख्यालों में खोया है काल्पनिक चिंतन। इस स्टेज में बच्चा समस्या समाधान करना स्टार्ट कर देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देता है। इस स्टेज में बच्चे में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि परिकल्पनात्मक तर्कना, ये भी बच्चे में आ जाती है। ठीक है, अपसारी चिंतन बच्चे में आ जाता है इसी स्टेज में। मीन्स अलग अलग डायमेंशन से सोचना। आलोचनात्मक चिंतन भी इसी स्टेज में बच्चे में, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि कोई चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट, ये भी आ जाता है इसी स्टेज में। ठीक है, मानसिक द्वंद्व मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपके इसी स्टेज में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपको ये सारे गुण बच्चों में देखने को मिलते हैं। ओके, आइए अब हम बात कर लेते हैं, एक टर्म है जिसे हम जानते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच के नाम से। सुना होगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है सीटेट में, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, जिसे हम अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित वार्ता के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए हमने देखा है कि हम सब लोग खुद से कभी कभी बातें कर रहे होते हैं, स्वयं से बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वही कुछ छोटे बच्चे खुद से बातें करते हैं, तो यही स्वयं से बातें करना, अपने कामों को करते हुए स्वयं से बुदबुदा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इस चीज को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है जीन पियाजे ने। लिख देती हूँ, स्वयं से बातें करना। ठीक है, इस चीज को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है जीन पियाजे ने, और इस चीज को इन्होंने नकारा है, निम्न माना है। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई बुद्धू होते हैं जो वो स्वयं से ऐसे बात करते हैं। जब वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य में आप इसी चीज को समझेंगे ना, तो वो उन्होंने अलग चीज बताई है इस चीज के बारे में। वो थ्योरी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा आपका। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच आपका जीन पियाजे ने बोला है, कामों को करते हुए स्वयं से बातें करना, इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, जिसे इन्होंने निम्न या नकारा, अंडरस्टिमेट किया है। ओके, आइए, तो भाई जीन पियाजे जैविक परिपक्वता के ऊपर बल देते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी यानी कि आनुवंशिकता के ऊपर ये फोकस करते हैं, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा जीन पियाजे कहते हैं कि विचार पहले और भाषा बाद में। मीन्स लैंग्वेज पहले, सॉरी, थॉट पहले और आपकी लैंग्वेज बाद में। यहाँ से प्रश्न, बेसिकली हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा के ऊपर हावी होता है, या विचार भाषा के ऊपर हावी होते हैं, ऐसा मानना है जीन पियाजे का। तो मैंने आपको ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बता दिया है। एक बार मैं आपको सभी स्लाइड दिखा देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, फिर मैं लास्ट में जाते जाते कुछ चीजें आपको बता दूंगी, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आप एक एक करके सारी स्लाइड देख लीजिए।
और हाँ, चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए, है ना। आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर दो इसको। ओके, थोड़ी सी जनसंख्या आप लोग बढ़ाइए। ठीक है, तो आज हमने जीन पियाजे को कवर किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे बेहतर तरीके से। ओके, कोई डाउट नहीं आपका बना हुआ होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अगर आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है सीटेट के लिए भी, और साथ ही साथ अदर एग्जाम अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी आती हैं। तो आप उनको अगर परचेज कर लेते हो ना तो उससे आप एक कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, मतलब घर पे आसानी से। देखिए, आप किसी ऑनलाइन कोर्स वगैरह को भी अगर परचेज करते हैं तो भाई टीचर आपका लगातार आपके साथ में नहीं बना रह सकता है ना। लेकिन जो बुक होती है ना, जो पुस्तकें, वो हमारे साथ में रहती हैं हमेशा। इसलिए बुक्स एज अ सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी इनकेस अचानक मान लीजिए आप रात में पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट आ गया है ना, तो वो कौन दूर करेगा, अब टीचर तो उस टाइम पे है नहीं, तो बुक में हम सटपट एकदम जल्दी जल्दी देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए किसी भी एग्जाम की आपके पास में सिलेबस, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर होना जरूरी है। रेस्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की बुक मिल जाएगी दिशा पब्लिकेशन में। अमेजोन पे आप सर्च कीजिएगा, अमेजोन ऐप को डाउनलोड करिएगा, और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर की भी बुक मिल जाएगी यहाँ पर। और प्रीवियस ईयर पेपर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो आप इन बुक्स को परचेज कर लीजिए, बहुत कॉस्टली बुक भी नहीं है। ओके, और एक तैयारी आप सही दिशा में करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीटेट कोई बहुत ही टफ एग्जाम नहीं है। आप आसानी से तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग ये आपसे कहना चाहूंगी कि क्लासेस अभी तक जो डिस्टर्ब हुई हैं काफी बीच में, वो मैं अब कंटिन्यू करूंगी आपकी क्लासेस। ठीक है, ऑल्टरनेट होती हैं। आज आई गेस ट्यूसडे है, ठीक है, आज ट्यूसडे है, और अभी फिर क्लासेस में वही शेड्यूल करूंगी, आपका ट्यूसडे और देन आपका थर्सडे और देन आपका सैटरडे। ठीक है, तो ये 3 डेज आप याद रखिएगा। मॉर्निंग का आपका 11 AM का टाइम रहेगा सुबह का। ठीक है, इसको मिस मत करिए। मैंने पूरी सीरीज आपके लिए चलाई हुई है, आप उस पूरी सीरीज को देख लो शुरू से लेकर के एंड तक। चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो आपका KBS हो, चाहे यूपी सुपरटेट हो, चाहे MPTET, रीट, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, इन सब में आपको ये कोर्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी। ओके, आप एक अच्छा स्कोर करेंगे अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से कर ले जाते हैं तो। चलिए, तो फिर हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, लास्ट जाते जाते यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दिया करो। और बाकी जिस टाइम पे क्लास होती है आपको नोटिफिकेशन आता होगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, तो एक बार आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि वो लोग भी क्लासेस देख सके, इस पूरी सीरीज को कवर कर सकें। ओके, तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।